हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून जो हैं देश में लागू किए हैं। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये तीनों कानून जब पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होंगे तो इससे किसानों का बड़ा नुकसान होगा। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हम जींद की रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में आए हैं। यहाँ पर वाइस चांसलर RB सोलंकी हैं जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या वाकई में ये 3 कृषि कानून जो हैं किसानों के लिए बड़ी समस्या बनने वाले हैं। सबसे पहले सोलंकी सर, आपका राष्ट्रीय खबर पर स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। ऐसा है कि 3 जो कानून हैं वो एक तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, जो ये सिखाने बताने की कोशिश है कि भाई फार्मर की जो प्रोड्यूस है उसकी ट्रेडिंग और उसका कॉमर्स का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए और किस तरह से इस मैनेजमेंट के और इस ट्रेड और कॉमर्स के माध्यम से किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। दूसरा कानून है जो पहले से चल रहा था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि अब जो स्टोरेज है और होल्डिंग है, होल्ड कर सकता है जो स्टॉक को, वो ज़्यादा उन क्वांटिटी तक होल्ड किया जा सकता है। पहले उसमें ऐसा नहीं था। तीसरा है प्राइस की एश्योरेंस और सर्विस फार्म सेक्टर को जो दी जानी है, उससे रिलेटेड ये कानून है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये तीनों कानून लॉन्ग टर्म में, दीर्घकालीन में भारत के किसान के लाभ में है, उसके हित में है। अभी वर्तमान में किसान को पूरी तरह से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान को पूरे पाकिस्तान, लाहौर से लेकर अपने दिल्ली तक का जो किसान था, उस सारे किसान को सर चौधरी छोटू राम ने ये कहा था कि किसान को एक तो बोलना सीख लेना चाहिए और किसान को एक अपना दुश्मन पहचान लेना चाहिए। उन्होंने उस पर काम किया और किसान आज तक इस नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में सरवाइव कर गया, भारत के उत्तरी भारत में। अब किसान को वास्तव में इन कानूनों के आने के बाद तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो किसान के लिए है कि किसान को अब अपनी प्रोड्यूस की ट्रेड और कॉमर्स समझनी पड़ेगी कि उसको अब व्यापारी भी बनना पड़ेगा किसान रहने के साथ साथ। और मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने 3 कानून बनाए हैं, पूरे देश में यही हो रहा है कि 3 कानूनों का नाम लिया जाता है। जो एक पक्ष कहता है कि ये जो तीनों कानून है किसानों के हित में हैं और दूसरा पक्ष कहता है कि इससे किसान जो है बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे बारी बारी तीनों जो किसान बिल कानून हैं इनको लेकर आपसे राय जानना चाहूँगी। हर जो कानून है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला जो कानून है वो फार्मर्स प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है, जिसका मतलब ये है कि फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है, जो उसका उत्पादन है, जो जिस चीज़ का वो उत्पादन करता है, वो मंडी में भी बिकेगी और उसके लिए एक पैरेलल मार्केटिंग का चैनल भी बन जाएगा। तो जो पैरेलल मार्केटिंग का चैनल है, कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला और कुछ लोग ये भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडी व्यवस्था को डिसमेंटल करने की कोशिश है। मंडी व्यवस्था को डिसमेंटल नहीं किया जा रहा, मंडी एग्जिस्ट करेगी, एज इट इज़ एग्जिस्ट करेगी, लेकिन किसान को एक और ऑप्शन दूसरी रहेगी कि वो व्यक्तिगत स्तर पर यदि अपने सामान को बेचने की क्षमता रखता है तो मंडी से बाहर उसे बेच सकता है। क्योंकि मंडी में एक तो ये है कि कई बार तो उसको ये कह दिया जाता है किसान को कि भाई आपकी प्रोड्यूस की जो मिनिमम प्राइस है वो ज़रूर मिल जाएगी आपको, इसलिए मंडी व्यवस्था बाहर बेचेगा तो हो सकता है वो प्राइस नहीं मिले। मुझे ये लगता है जब वो बाहर बेचेगा और उसको ट्रेड और कॉमर्स समझ आ जाएगी तो उसकी प्राइस उसको दुगनी मिलने वाली है। सर मतलब अगर कोई किसान जैविक फसलें पैदा करता है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी रेट पे कहीं भी बेचेगा, तो उसके ऊपर कोई जो है वो मतलब किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। बिल्कुल। अभी केवल इतना ही नहीं कि कहीं भी बेचे उस पर, अब इंटर स्टेट मूवमेंट भी उस गुड्स की अलाउड है। किसी भी स्टेट में जाकर बेचे जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पर जो है उसको ठीक दाम मिल रहे हैं, वहाँ बेचे। उसको लगता है मेरे गांव में ही मेरी सब्जी या मेरा और जो प्रोड्यूस है वो बिक सकती है तो वहाँ बेचे। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं रेस्ट्रिक्शन रहेगी। और मंडीज में अभी भी अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो पूरे देश का जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसका लेस देन 10% मंडी में जाता है। उससे बाकी चीज़ें तो वो खुद कंज्यूम करता है या अपने सोर्सेज से अपने गांव में इधर उधर बेच लेता है। अगर बिक जाती है तो मंडी में तो वो इसलिए ले जाता है कि वहाँ पर उसकी खपत है नहीं और उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये
ट्रेड जो है, ये व्यापार है, इसमें तीन ही चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं तीनों चीज़ें, बड़ी भी नहीं है। किसान को समझने की ज़रूरत है कि उसको लेबलिंग समझ में आ जानी चाहिए, मेरे सामान का वज़न कितना है, इसमें मान लीजिए ह्यूमिडिटी कितनी है, इसमें शुगर कितनी है, इसमें कैलोरीज कितनी है। जो फूड से रिलेटेड लॉ हैं, अगर वो समझ जाए और उनके लाइसेंस उसके पास हों, पैक करना उसको समझ आना चाहिए। बोरी में पैक करने की बजाय वो बढ़िया ट्रांसपेरेंट 10 किलो की 20 किलो की थैली में जैसे व्यापारी उसको स्टोर करता है, ऐसे वो करने लगेगा तो उसकी आय तो अपने आप ही डबल होने वाली है। सर दूसरा एक जो कानून है वो है होर्डिंग से संबंधित। इसके ऊपर जो है सरकार ने रोक खत्म कर दी है, लेकिन इस पर भी कहा जा रहा है कि इससे भी पूंजीपतियों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा, सीजन में सस्ता खरीद के और बाद में मार्केट में जो है वो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करेंगे। तो इससे किसानों का कैसे हित होगा? ऐसा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, जिसमें ये था कि भाई आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर स्टोर करोगे तो आप पर पेनल्टी थी और आप नहीं कर सकते। अब वो पेनल्टी हट गई है। जब मैं मार्केट को फ्री कर रहा हूँ तो किसान को भी तो मैं ये छूट दे रहा हूँ ना कि किसान भी जो क्लाइमेट कंट्रोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करे अपनी, और वो गांव के पूरी की डेवलप हो सकती हैं। मैं तो यहाँ तक भी सोचता हूँ इवन छोटा किसान भी अगर 4 लोग, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ की जैसे बात चल रही है, वो फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हों, वो अपना एक स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप करें, उसी में फंडिंग की फैसिलिटी भी डेवलप हो जाए। जब 20 आदमी 50 आदमी इकट्ठे हो गए तो ना तो मंडी में लाला के पास उधार पैसा लेने जाने की ज़रूरत है, ना मंडी में सामान को लेके जाने की। हो सकता है वो लाला और कंज्यूमर उसके वहीं पर उस स्टोर पर ही आना शुरू कर दें। ये समझना तो पड़ेगा लेकिन किसान को। सर तीसरा जो बिल है, कानून है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब तक हमारा जो किसान था वो सिर्फ एक परंपरागत रूप से जो चंद फसलें हैं उन्हीं की जो है वो खेती करता था, लेकिन अब जब मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, अपनाएगा, तो उसको कंपनी के हिसाब से जो है आलू भी हो सकता है अलग किस्म का पैदा करना पड़ेगा। अगर कोई सॉस की कंपनी कहती है उसको टमाटर भी उनके हिसाब से जो है वो पैदा करने पर मतलब वही पैदा करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो किसान है इस पूरी जो डिमांड को है वो पूरा कर सकता है और कंपनियों के हिसाब से काम कर पाएगा? ऐसा है ना, अभी भी किसान यदि कोई समझाना चाहे उसको तो उससे पूछ सकता है कि अभी भी हर गांव का 20% किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। वो अपनी खेती खुद नहीं कर रहा, किसी दूसरे को उसने खेती करने के लिए दे रखी है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। वो कंपनी करे या कोई एक इंडिविजुअल करे। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें वो पहले रेट तय नहीं करता, सिर्फ ये है भाई इतने रुपए मेरे को दे देना और मेरी ज़मीन आप बो सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो ये है कि मेरी ज़मीन पर जो कुछ पैदा होगा उसको मैं इस रेट से, कंपनी कहती है मैं इस रेट से खरीद लूँगा, कंपनी खरीद लेगी। तो वो रेट पहले किसान तय कर लेता है कि इस रेट से कंपनी खरीदेगी। अगर उसकी फसल में कोई गड़बड़ होती है, अभी गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की इतनी बढ़िया स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को लागू करके और उससे वो बात करके कर सकता है। पॉइंट सिर्फ ये है कि किसान को इन बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। ट्रेड एंड कॉमर्स की बारीकी को समझने की ज़रूरत है। स्टोरेज की जो क्लाइमेट कंट्रोल्ड फैसिलिटी की बारीकी क्या है वो समझने की ज़रूरत है। और जो प्राइस की बार्गेनिंग वो इन कंपनियों के साथ करेगा उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें जिस दिन उसकी समझ में आ जाएंगी, जो मेहनत वो करता है उस मेहनत से डबल उसकी इनकम ज़रूरी तौर पर होगी। जो बीच का लंबा चौड़ा चैनल था ना, 15 रुपये की चीज़ 135 में बिक रही थी, तो जो बीच का 120 रुपया जो लोग ले रहे थे उस 120 में से 10, 20, 30 रुपये उसको भी मिलने लग जाएंगे, तो उसकी आय बढ़ने वाली है इस सारे प्रोसेस में। तो इन बारीकियों को समझने के लिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन टू दीज बिल्स, केवल इन बिल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इन बिल्स के हिसाब से जो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, उस बिल के हिसाब से चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने, और हरियाणा की पहली विश्वविद्यालय है ये, जिसने इस लाइन पर सोचा है कि क्यों नहीं हम कृषक उद्यमिता पर 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा शुरू करें। लेबलिंग की बारीकी, फूड लॉज की बारीकियाँ और उसको ब्रांडिंग की बारीकियाँ और मार्केट को समझने की बारीकियाँ हम किसान को या किसान के बालक को अब सिखाना शुरू करें, ताकि वो अपनी प्रोड्यूस की
खुद मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करके खुद प्राइस फिक्स कर सके, तो उस तरफ हम काम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इस देश के, वो उनको हमें सलाम करना चाहिए। उन्होंने इस देश को, एक ऐसे देश को जो 1980s में भूख से तड़पता था और बाहर से ऑस्ट्रेलियन गेहूँ आता था, वो गेहूँ मैंने खाया है। और ऐसा नहीं मैं नहीं खाया है, वो हर किसान ने खाया है। क्योंकि जब किसान अपने लिए भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था पूरा, तो बाहर से इंपोर्ट हुआ। 20 साल से ज़्यादा पीरियड तक बाहर से इंपोर्ट हुआ है। उस इंपोर्ट में हमारे टाइम में, मेरे को आज भी याद है कि उस इंपोर्ट में खरपतवार भी आई थी, जिसको उस ज़माने में खरपतवार कहा गया और बाद में उसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना गया। वो ऑस्ट्रेलियन गेहूं की देन थी। तो 20 और ऐसा पीरियड भी था कि जब अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई आप एक दिन खाना मत खाओ, पूरे देश से रिक्वेस्ट की उसने। तो उस संकट से इस देश को बाहर अगर निकाला है तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने निकाला है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने निकाला है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने निकाला है, और फार्मर्स ने बहुत मेहनत की है, वो किसान ने निकाला है इस देश को उस भूख से बाहर। तो उन सब लोगों को सैल्यूट करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपना काम कर दिया। जो जर्नल यूनिवर्सिटीज़ थी, जो मैनेजमेंट के बड़े बड़े कोर्स करा रही हैं, डिप्लोमे चलाती हैं, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट हो, कोई फील्ड नहीं छोड़ी जिसका कोई ना कोई कोर्स कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले नहीं कराते। लेकिन तो ये जो कोर्स आप शुरू करेंगे, इसकी क्या सीट्स हों, कितनी सीट्स इसके लिए निर्धारित की गई हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, और क्या इसके बाद प्लेसमेंट वगैरह का भी कुछ आपने इंतजाम किए गए? ऐसा है, सारी चीज़ों पर हमने काम किया है। कृषक उद्यमिता पर ये 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा कोर्स है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा उसके लिए है। बारीकियां अभी हम फाइनल कर रहे हैं एडमिशन की, और एडमिशन की बारीकी में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं उस बच्चे का कोई ना कोई थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से एक्सपोजर होना चाहिए, उसको बेसिक एग्रीकल्चर समझ आनी चाहिए। तो वो बच्चा है, उसका एडमिशन करेंगे। 30 सीट हमने रखी हैं। अभी इसकी जो फीस है वो 30,000 रुपये हमने निर्धारित की है 1 साल के इस कोर्स की। और हमारा ध्येय ये है कि उन 30 बच्चों को नौकरी नहीं दिलवानी, उन 30 बच्चों को व्यापारी बनवाना है। और जब किसान के भी 30 बच्चे व्यापारी बनेंगे तो किसान को वो समझा पाएंगे कि बिजनेस कैसे होता है। एंड आई एम वेरी क्लियर, जब तक किसान भी रहेगा और साथ में ट्रेडर भी बनेगा तो उसे लाभ होगा। अगर वो केवल किसान रहेगा तो लाभ नहीं होगा। अगर वो ट्रेडर बनेगा तो ट्रेडर उससे एक्सपर्ट बहुत हैं अभी मार्केट में, वो उसको बढ़ने नहीं देंगे। तो ही हैज़ टू बी ए फार्मर एज वेल एज ए ट्रेडर। यही मेरे ख्याल में आज की ज़रूरत है। यदि सर छोटू राम ये कहते थे कि भाई बोलना सीख ले, तो मेरे को आज लगता है आज इस बात की ज़रूरत है कि तू बाज़ार की बारीकियों को समझना सीख ले और अपने माल की लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग सीख ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। सर 1952 की बात करें तो देश में करीबन 5.5 करोड़ टन जो है प्रोडक्शन होता था, और एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिक में जो हिस्सा था वो करीबन 22% था। आज जो प्रोडक्शन है वो कई गुना जो वो है मल्टीप्लाई हो गया है। और वहीं जबकि हम बात करें अगर नेशनल इनकम में तो वो करीबन 17% के आसपास है। तो इसको चलते हुए क्या आपको लगता है कि आज किसान जो है वो परेशान है, और इसमें किसानों की भागीदारिता को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इसमें किसान को असल में अभी तक ये समझ आता है केवल कि वो ये 2-3 मोटी फसलें हैं वो पैदा कर सकता है। वो गेहूं पैदा कर सकता है, वो धान पैदा कर सकता है, और वो इसी तरह से जो राजस्थान और इस तरह के एरिया हैं उसमें मक्का या बाजरा या गवार इस तरह की फसल वो पैदा कर सकता है, या साउथ का अपना तरीका है जो भी है। तो अब ये फसल 4 महीने 5 महीने की फसल है, काम उसमें 1 महीना 2 महीना करना पड़ता है, फिर वो खाली हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं है। अगर 2 महीने वो फसल पैदा करे और 6 महीने ट्रेडिंग करने का भी उसके पास काम हो, तो एक तो उसका जो अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी बजाय वो रियली एम्प्लॉयड होगा और उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और जब मेरे पास कोई काम नहीं है ना, तो मैं कुछ भी करता हूँ, मैं खाली रहता हूँ, मैं ताश खेलता हूँ, मैं धक्के खाता हूँ, ऐसे करता हूँ। मेरे पास काम है, मेरी इनकम बढ़ गई है, मेरे को व्यापार करना आ गया है, मैं उसी तरह से व्यस्त हो जाता हूँ जैसे कोई भी व्यापारी व्यस्त हो रहता है। वो तो ताश नहीं खेलता कभी, तो किसान को भी ये आ जाएगा। अगर ये, तो मुझे तो लगता है कि जब तक किसान को ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी, जब तक उसको कॉमर्स नहीं सिखाई जाएगी, तब तक उसका भला नहीं होगा। और ये बिल, पहला बिल
जिसको फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस कह रहे हैं, ये इस दिशा में बहुत ही सार्थक और बेहतर प्रयत्न है। सर, देश में किसानों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। किसानों को जो है अपने खुद के प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत सारी जो हैं योजनाएं सरकार चला रही हैं। अच्छा, अगर उनका डेटा देखें तो उसके अंदर सरकार बहुत दावा करती है कि हमने ये किया, हमारी फलां योजना के तहत इतने किसानों ने बेनिफिट उठाया, इतने ने वो बेनिफिट उठाया, लेकिन ना तो किसानों के हालात सुधरे हैं, ना किसानों की आत्महत्या करने की घटनाएं रुक रही। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इन जो किसानों के लिए जो पॉलिसियाँ बनती है, इसके लिए एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम की ज़रूरत है? नहीं, वो मॉनिटरिंग सिस्टम तो इफेक्टिव चाहिए ही किसी भी पॉलिसी को, कि वो इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है। अभी भी ये है कि अभी तक ध्यान जो है ना मोटा मोटा इस बात की तरफ है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही सब कुछ करेंगे। अब थोड़ा ध्यान इस तरफ जाने की ज़रूरत है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो कॉमर्स के लोग हैं और जो बिज़नेस के लोग हैं, जो ट्रेड के लोग हैं, उनको इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक तो ये है, एक जो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हैं ना, उन फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर सोसाइटीज़ का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह फेल हो गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी नेहरू जी ने शुरू की थी और वो फिर फेल हो गया। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हमने किया है कंपनी एक्ट के अंदर, उनको रजिस्टर करा के एंश्योर ये करना पड़ेगा कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन वो रियल ऑर्गेनाइजेशन हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर पैसा मैं लगा दूं और 150 किसानों की लिस्ट में साथ में लगा दूं और उन किसानों का भी एक एक शेयर मैं खुद खरीद के लगा दूं। तो फूड प्रोसेसिंग का काम तो होगा, लेकिन लाभ केवल मुझे होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है। उनकी इक्वल भागीदारी हो और शायद सब्सिडी इस बात में दी जाए कि आप प्लांट लगाओगे तब, सब्सिडी इस बात में भी दी जानी चाहिए कि आपको अगर एफओपी में शेयर खरीदना पड़ेगा तो शेयर के लिए भी किसान हो अगर आप, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। सर, आप तो खुद एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी इस मामले पर रिसर्च भी की हुई है। तो जो एग्रीकल्चर के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त करीबन 2 दर्जन के आसपास फसलों पर देश भर में एमएसपी जो है मिल रहा है और पूरे देश में जो है एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और इस पर करीबन 3 लाख करोड़ का खर्च आएगा। क्या आपको लगता है कि 3 लाख का जो है करोड़ रुपए वो एक ऐसी ओवरहेड में दिया जाए जिसका नेशनल इनकम में 17% है, तो क्या आपको लगता है इसके लिए स्टेट्स को भी आगे आना चाहिए और जो खरीद की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र क्यों वहन करे? थोड़ा स्टेट्स के ऊपर भी इसका वजन डालना चाहिए अगर वो वाकई में अपने आप को किसानी तेजी कहते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि कैसे कुछ हो सकता है? ऐसा है कि एग्रीकल्चर जो है ना वो बेसिकली तो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि किसान एक ऐसा सेंसिटिव इशू है और इमोशनली बहुत चार्ज्ड इशू है। किसान और मजदूर के नाम पर देश में कुछ भी हो जाता है कि कहा जा सकता है। मुझे ये लगता है किसान को ये समझना ही पड़ेगा और समझाना भी चाहिए हमें, मतलब राजनीति नहीं करनी चाहिए अब किसान पर। वी हैव बीन यूजिंग हिम थ्रू आउट, इस 70 साल में हमने उसको बहुत इस्तेमाल कर लिया। अपने को ये समझाना चाहिए कि भाई आपको प्राइस जो है ना तब मिलेगी जब आप अपनी क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करोगे। 3 महीने की फसल करोगे फिर खाली बैठोगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगी। कितने दिन तक कोई एश्योर करेगा कि आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है आपको दे दी जाए? ये उसको समझाने की ज़रूरत है। तो जब ये उसको समझ आ जाएगा, और थोड़ा ये भी समझाने की ज़रूरत है कि यार हर समय तेरे को लोन लेने के लिए एक ही आदमी के पास जाने की क्यों ज़रूरत है? कभी ऐसा सोच भाई कि तेरे को लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें अगर हमने समझा दी तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट जब सेंटर का कोई कानून है लागू करना है नहीं लागू करना है तब तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं मैं तो नहीं लागू करता। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो ये कहती है, एक स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है मैं तो स्कूल नहीं खोलते, अभी हम तो स्कूलों को नहीं खोलेंगे। दूसरी स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है मैं तीनों जो ये जो एक्ट है इनको नहीं मानने वाला, सेंट्रल के एक्ट हैं ये तो मैं तो अपने करूँगा। जब स्टेट गवर्नमेंट उनके एक्ट को नहीं मानती तो स्टेट गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदारी लेना किसान की और ये एश्योर करे, उसको कहे कि तेरा फसल तेरी बिके या नहीं बिके, इसको मैं खरीदूंगा और इसका स्टोरेज आपसे हो या ना हो मैं करूंगा इसका स्टोरेज। ऐसा एश्योरेंस भी तो नहीं देती ना कोई गवर्नमेंट। हर एश्योरेंस पार्लियामेंट से और केंद्र सरकार से चाहिए। ठीक है सर, आपसे बातचीत की, आपने काफ़ी बातें कही। कहीं ना कहीं मतलब किसानों को ही जो है जागरूक होना पड़ेगा, अपने हकों को पहचानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दुश्मनों को जानना पड़ेगा। लेकिन सर
ठीक है कि ये किसानों को करना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर रेड टेपिज्म, अफसरशाही, यूज ऑफ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम है, अफसरशाही हावी है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके जो है वो कागज़ पूरे करते करते रह जाते हैं और कागज़ पूरे नहीं होते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आज भी जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनके क्लेम कहीं ना कहीं किसी अधिकारी की जिम्मेवारी के कारण फंसे पड़े हैं वहीं, और हम उस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इनोवेशन होता है तो वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो ऐसे में सरकार का क्या कहीं दायित्व नहीं बनता? सरकार का दायित्व बनता है सारा, लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि सरकार को सब कुछ करना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि क्या इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, क्या समाज के और वर्गों का कोई दायित्व नहीं बनता? वो किसान को ये समझाए कि भाई आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करने में आपके डॉक्यूमेंटेशन का ये तरीका है। क्या यहीं पर यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें नहीं समझाई जा सकती? क्या केवल हम ब्यूरोक्रेट के भरोसे पर रह सकते हैं? और अगर हैं तो ब्यूरोक्रेट को क्या चैलेंज करने का तरीका किसान को हम नहीं सिखा सकते? कि जब आपका क्लेम नहीं हो रहा तो व्हाट आर द राइट्स दैट आर अवेलेबल विद यू? आपके पास कौन कौन से अधिकार है? आप ऐसे बेचारा होकर क्यों खड़ा होते हो उसके सामने? ये सब कुछ किसान को सिखाना पड़ेगा। असल में क्या है कि सेल्फ जो एश्योरेंस जब तक नहीं मिलेगी, अंदर से कॉन्फिडेंस जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक उसको बेचारा रख के और उसकी वोट लेकर काम नहीं चलेगा। उसको ताकत देनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि तू ताकतवर व्यक्ति है। यू आर नॉट ए पुअर एंड ए वीक पर्सन, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है सर, आपने कहा कि किसान को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर आज भी जो है मानसून का जुआ है, मानसून के ऊपर डिपेंड है, और यहाँ तक कि सफ़ेद मक्खी जैसी समस्याओं का भी इलाज नहीं हो पाता, और इसी तरह टिड्डी दल आते हैं, इनका भी इलाज नहीं हो पाता। कहीं पर कपास के अंदर सुंडी का प्रकोप दिखता है तो अचानक से एक बड़ी बीमारी आती है, बड़े इलाके में फसलों को चौपट करके चली जाती है, और 2-3 दिन उसके बाद किसान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ इलाज करते हैं, तोड़ाफोड़ी में कुछ रिलीफ मिलती है, 2 साल बाद कुछ नहीं होता, तीसरे साल फिर वही बीमारी जो है दस्तक दे देती है। तो इसको कहाँ तक देख रहे हैं आप किसानों को कमज़ोर करने में? नहीं, ये है, इसमें समस्याएं तो बहुत हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से किसान के साथ रही होती तो 70 साल बहुत होते हैं किसान को अमीर और मजबूत बनने के लिए। तो कहीं कमज़ोरियां तो रही हैं उसकी, और अभी भी हैं, और ये भी है कि भाई इस तरह की बीमारियां आती हैं और मानसून पर भी किसान अभी तक डिपेंडेंट है। तो हमने अभी तक फ्लड इरिगेशन चल रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया में, यही नहीं सिखा पाए हम उसको कि ड्रिप इरिगेशन इससे बेटर होता है, ठीक है ना, और उसकी ये टेक्नोलॉजी है, सिंपल तरीका है। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस। तो कहीं ब्यूरोक्रेसी है, मतलब उनका दोष है। मानसून की भी प्रॉब्लम है, टिड्डी दल की भी प्रॉब्लम है, कपास में सुंडी की भी प्रॉब्लम है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स और बैठे हुए हैं, इनको भी और ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। साइंटिस्ट को भी अपना जो भूमिका है वो लैब में रिसर्च करने के साथ साथ बाहर निकलकर किसान को बतानी समझानी पड़ेगी, मतलब, और ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी कि हम किसानों के बहुत बड़े सेमिनार और वो कर दें और किसान वहाँ से सीख कर कुछ भी ना जाए। सीख कर तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको ये भरोसा नहीं होगा इससे तेरा लाभ अब निश्चित है। अभी तक उसको लग नहीं रहा कि उसका लाभ होगा। सर, एक बड़ी दिक्कत जो अक्सर मैंने भी खुद महसूस की है वो ये लगता है कि जितनी भी रिसर्च होती हैं वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में होती हैं, या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर साझा करने की ज़रूरत होती है, देश के विभिन्न पार्ट्स में साझा करने की ज़रूरत के अनुसार तैयार की जाती है। लेकिन किसानों के लिए कभी वो उनकी स्थानीय भाषाओं में बहुत कम आपको लिटरेचर मिलेगा। आप बहुत सही बातें कह रहे हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपके दिमाग में इस तरह की बात है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमने जो डिप्लोमा शुरू किया है ना, वो नॉर्थ इंडिया के किसान के लिए शुरू किया है अभी। तो उस डिप्लोमे का नाम ये रखा है कृषक उद्यमिता में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा कोर्स। मतलब हमारे दिमाग में, इस यूनिवर्सिटी के दिमाग में पहले से ये सोच थी कि यार किसान की भाषा में बात की जाएगी तभी उसको वो बात समझ में आएगी। तो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है, और रिसर्च ज़्यादातर जो इंग्लिश में है इस देश में, हिंदी से तो इतना परहेज इस देश ने किया है जिसकी ज़रूरत नहीं। शोध हिंदी में होने चाहिए और वो हिंदी में छपने भी चाहिए, जिस और अब बल्कि नई शिक्षा नीति में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें ये चीज़ें आ गई हैं। तो समय लगेगा,
बहुत टाइम लेकिन वेस्ट कर दिया इस देश ने। सर मैं अब आपसे एक एग्जांपल दे के पूछना चाहूँगा कि मार्केट फोर्सेस कैसे काम करती हैं और किसानों को कैसे नुकसान होता है और वो उन मार्केट फोर्सेस को कैसे समझे ताकि उनको बेनिफिट हो। एक एग्जांपल दे के बताइए। ऐसा है कि आप ये देखें कि एक छोटी सी प्रोडक्ट है, गेहूं है मान लीजिए, आप गेहूं को मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए और आप ये सोचते हैं कि मेरे को ये जो ट्रॉली भरी है ना गेहूं की, जिसमें लगभग 50 क्विंटल गेहूं है मान लीजिए, इसको मैं पैक नहीं करना चाहता। पैक करने का काम मंडी वाला आड़ती जो है लाला कर लेगा। मुझे तो इसको यूं की यूं को सड़क पर खाली करना है और बेच के आ जाना है। एक ये है। एक मेरे दिमाग में अगर इतनी सी भी बात आ जाए कि मेरे को 10-10 और 20-20 किलो की पैकिंग बनानी है इसकी, और वो पैकिंग ऐसी बनानी है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कम से कम एक साइड से गेहूं अंदर क्या है वो दिखे, ठीक है। मुझे इस पर एक लेबल भी लगाना है। मैं अपना नाम लिखूं, अपने किसान का नाम लिखूं, अपना ब्रांड बनाऊं, जींद ब्रांड बनाऊं, कुछ बनाऊं, उस ब्रांड के कंटेंट लिखूं जो फूड के से रिलेटेड लॉ चाहते हैं, लिखकर उन बोरियों को फिर मैं कहीं पर लेकर जाऊं। उसी दिन ट्रॉली में लदे हुए गेहूं जो 50 क्विंटल था और इस तरह से पैक और लेबल किए हुए गेहूं, और जिस पर आपने अपना नाम भी लगा दिया, ब्रांड भी लगा दिया है, जिसकी ब्रांडिंग भी आपने शुरू कर दिया है, उसी दिन उसकी प्राइस डबल हो जाती है। आपको, मुझे, सबको मालूम है, आप भी बाज़ार में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। जब घिया एक पैकिंग में डल जाती है और बाहर एक छोटी सी स्लिप लग जाती है, ठीक है, उसका रेट वो जब तक टोकरे में रखी हुई थी या बड़े उसमें बंधी हुई थी, उससे डबल ट्रिपल वहीं पर हो लेता है। इतनी सी बात तो किसान को समझानी है और जल्दी समझानी है। सर एक सुनने में ये आता है कि भारत में जो खेती के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो इंडिया के मुकाबले करीबन 1.5 से 2 गुना सब्सिडी मिलती है। तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अभी भी जो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए कुछ सब्सिडी में और बढ़ानी चाहिए, और बढ़ानी चाहिए तो कैसे, किस तरीके से, कहाँ कहाँ ज़रूरत है? सब्सिडी बढ़ानी चाहिए यदि, मैं बहुत ज़्यादा हक में तो नहीं रहता इसके, लेकिन यदि बढ़ानी भी चाहिए तो इस पर्पज़ के लिए बढ़ानी चाहिए कि किसान की मतलब उसकी लर्निंग स्किल जो है, ट्रेड से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड जो उसकी लर्निंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, और सब्सिडी ऐसी भी होनी चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा कर पाए जिसके सहारे से वो ट्रेड करेगा या स्टोर करेगा चीज़ों को। उस पर तो ज़्यादा है। फ्री खाना और खिलाते रहना लंबे समय तक, वो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में कमज़ोरी करता है। उसको ताकतवर तो नहीं बनाना। इमीडिएटली उसको लाभ हो सकता है कि भाई उसको सब्सिडी मिल रही है और वो उसका अपना लोन था वो रीपे कर दिया उसने, या उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मुझे तो लगता है कि हम सबको मेहनत करके ही सिखाने की आदत डालनी पड़ेगी कि सबको मेहनत करनी चाहिए। और उन कंट्रीज़ में अगर सब्सिडी मिल रही है तो उसमें तो क्या है कि 5% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर में नहीं लगी हुई, सारा मैकेनाइज्ड है। 1,000 एकड़ के फार्म है उनके, एक बार 1 किलोमीटर तक ट्रैक्टर जाता है तब वापस घूमता है वो। तो वहाँ मैकेनाइज्ड सिस्टम में तो हो सकता है कि उनको तो अपनी प्रोड्यूस करने के लिए और फिर बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसी सब्सिडी की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो वो 5% किसान भी नहीं रोकेगा वहाँ, वो भी कहेगा मैं कोई और ही काम कर लेता हूँ। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने वो कर रखा है, नहीं तो कुछ नहीं। यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना, मतलब एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सेक्टर है। तो यहाँ तो हमें हर जो वहाँ काम कर रहा है ना खेती में, उसको और मजबूत बनाना है। उसको ये नहीं कि तू कुछ मत सीख, तेरे घर में हम इतने पैसे भेज देंगे। और वैसे भी सब्सिडी तो सरकार ने मेरे ख्याल में पिछली सरकारों से बेहतर तो यही कर दिया कि आपके अकाउंट में सीधी भेजनी शुरू कर दी। इतने रुपए तक कभी उन्होंने भेजे ही नहीं थे। ठीक है सर, आपने कहा कि जो अमेरिका है, बाकी कंट्रीज हैं, वहाँ पर बड़े किसान हैं, एक मैकेनाइज सिस्टम है। लेकिन अगर इसी पक्ष को इंडिया में देखें तो शायद 70 या 80% किसान हैं जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे कम ज़मीन है। तो आप किसानों की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस ज़मीन की
कम उपलब्धता को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी भी किसान के पास आज ज़मीन कम है, लेकिन उसके पास उसने ऑल्टरनेटिव सोर्स पैदा नहीं करे। जैसे मान ले उसके घर में 4 लोग हैं तो चारों वो काम कर रहे हैं। अगर 2.5 एकड़ है तो एक करे वो, हाँ, छिपी हुई बेरोजगार, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो 3 को कोई और ऑल्टरनेटिव स्किल सिखाए। सरकार भी कोशिश कर रही है अलग से स्किल सिखाने की, और अलग, जैसे मेरी ये कोशिश हो सकती है कि उनमें से एक बच्चे को ट्रेडिंग सिखाई जाए, ठीक है, वो 4 बच्चों को और भी नौकरी लगा सकता है। तो अपने को, किसान को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई तेरे को और काम सीखने हैं। जब तू और काम सीख लेगा तो ये 2.5 एकड़ भी तेरे लिए प्रॉफिट का सौदा हो जाएगा। और अभी उसको इनोवेटिवली सोचने की भी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेगा, मान लो केमिकल फर्टिलाइजर रोक दे तू, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसा, कितने % इसकी प्राइस को बढ़ा सकता है, ऐसे बहुत है। अभी वो इनोवेटिवली सोचना उसने शुरू ही नहीं किया है। तो किसी को एक पुश लगाना पड़ेगा, जिसको इकोनॉमिक्स में कई बार थियरी ऑफ बिग पुश कहते हैं। तो वो एक बिग पुश उसको मिल गया, हाँ, तो फिर वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जींद से रणबीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आर.बी. सोलंकी, जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। उनका कहना है कि जब तक किसान अपने आप को बोलना नहीं सीखेंगे, अपने दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे और मार्केट फोर्सेस को नहीं समझेंगे, तब तक उनका जो है वो विकास नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात यह है कि 3 कृषि कानून जो देश में अभी लागू हुए हैं, उनका क्या नतीजे सामने आएंगे। जींद से राष्ट्रीय खबर के लिए कैमरामैन के.वी. वालिया के साथ ओ.पी. शर्मा।